मैं प्रकाश कुमार इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इतिहास का दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर। अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल के बाद का जो समय आया जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, उसमें कई महाजनपद अर्थात कई वंशों का उदय हुआ। उसमें से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। ये 16 महाजनपदों में से हम उनके इतिहास को भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास कब से कब तक चला, उसके बाद वैदिक काल आया, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वह 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक था। कितना था हड़प्पा का? 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक उसका काल था। उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल चला वह वैदिक काल चला। इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। हमको इस चैप्टर में वेदों के बारे में नहीं पढ़ना है, परंतु आप जब 12th में हैं, जब आप बीए में जाइएगा, आप कोई भी ऑनर्स ले, आपको यदि उसमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तो आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जानकारी हम, चूंकि इतिहास शुरू से हम लोग देख रहे हैं, जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुआ था 3000 ईस्वी पूर्व में, उस 1500 ईस्वी पूर्व तक चला। और डायरेक्टली यदि हम यहाँ से अभी स्टार्ट करें 544 ईस्वी पूर्व से, तो आपको लगेगा कि जो बीच का गैप था वो क्या हुआ। तो मैं उसको रिलेट करते हुए, उसका संबंध बताते हुए कि इसके बीच में क्या हुआ, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लाए हैं, इसका चर्चा हम कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम था वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का था। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का था। अर्थात यहां स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों वैदिक काल के ही भाग हैं, अर्थात दोनों में काफी विभिन्नताएं रही होगी। जो ऋग्वैदिक काल था वह कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्धारण करता था कि वह व्यक्ति कौन है। मतलब जैसा कर्म करने लगा वह उसके अनुसार लोग उन्हें जानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में काफी कर्मकांडों का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। अर्थात यहाँ पर अब जन्म के आधार पर कि यदि पंडित के यहाँ जन्म लिया है तो वो पंडित ही रहेगा, आजीवन पंडित ही रहेगा, जैसा अभी है। तो दोनों में काफी अंतर था। हम उस पर ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे इस वीडियो में। अब वैदिक काल में 4 वेद आए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो वैदिक काल था उसका भी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसका 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का इसका काल चलता है। उसके बाद देखेंगे कि इन सभी के बाद जो एक नया काल आया वह बौद्ध काल और जैन काल था। मतलब धर्मों का विकास हुआ। और उसी में एक वंश आया जो था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कई वंश आए, 16 महाजनपद उसमें से प्रमुख थे, और उसमें सबसे शक्तिशाली कोई साम्राज्य था तो वह मगध साम्राज्य था। अब मगध साम्राज्य जो था उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, हम इसका चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि हमारा भाषा शैली आपको पसंद आता है, यदि लगता है कि हम आपको समझाने में सक्षम हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। चूंकि उस वीडियो में जो हम बनाएंगे अगला बार, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, वह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। यह जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक साथ लेकर के चलेगा। अर्थात यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हम मगध साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, तो कहता है मगध साम्राज्य का जो स्थापना हुआ वह 544 ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ? 544 ईस्वी पूर्व हुआ। और इसको स्थापित करने वाले जो थे वह हर्यक वंश के, अर्थात मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वह हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वे बिंबिसार थे। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 411 ईस्वी पूर्व तक चलता है। और हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था वह 544 से 492 ईस्वी तक राज्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंप्लीटली। उसके बाद उसका पुत्र बिंबिसार 3 विवाह करता है, जिसमें से दूसरी पत्नी का पुत्र अजातशत्रु रहता है। और अजातशत्रु जो है 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक का शासन करता है। अजातशत्रु का प्रमुख जो यहाँ पर था, यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आता है कि प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ, तो प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। और यहाँ से एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन निकलता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु किस वंश के
या किसके शासनकाल में हुआ, तो वह 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था और उसी साल उसने प्रथम बौद्ध संगीति भी करवाया था। अब उस समय हर्यक वंश का जो राजधानी राजगिरा था, तो अजात शत्रु का भी राजधानी राजगिरा था, अर्थात जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वह राजगिरा में ही हुआ। कंप्लीट यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे अजात शत्रु का पुत्र जो था उदयन, वह 461 से 445 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है और इसका खासियत यह था कि यह राजगिरा से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को करता है। अर्थात क्वेश्चन यहाँ से काफी निकल करके आता है, बहुत बार पूछता है यह क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी मैंने इसको सेट किया, आप वहां पर भी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहां जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। अब उदयन के बाद भी बहुत सारे 2 या 3 मंडक जैसे हो गया, और तो इसमें बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन जो प्रमुख था, अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वह नागदशक था। नागदशक का कार्यकाल माना जाता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन इसमें 445 ईस्वी पूर्व से 411 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है। अब नागदशक अंतिम शासक था, उसको मार करके शिशुनाग जो है नागवंश का स्थापना करता है। शिशुनाग जो है नागवंश का स्थापना करता है और यह नागवंश जो है 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक चलता है। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। अब कालाशोक का क्या खासियत है, कालाशोक का यह खासियत है कि इसी के शासनकाल में, कालाशोक के ही शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नामक स्थान पर किया गया था। क्योंकि यहाँ पर उदयन जो है पाटलिपुत्र मगध का राजधानी कर देता है और वहीं पर जो है द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक करवाता है। उसके बाद उसका शासन नंदीवर्धन आता है और महानंदीन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे जो नंदीन को मार करके महापद्म नंद जो है वह गद्दी पर बैठता है और नंद वंश का स्थापना करता है। नंद वंश जो है 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक चलता है। अब महापद्म नंद का बेटा जो था घनानंद, घनानंद का क्या खासियत है कि इसी के शासनकाल में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान भारत आया था। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंद वंश के बाद एक नया वंश आता है, वह जो था मौर्य वंश होता है। एक कहानी आपको हम बता दें तो इस कहानी के माध्यम से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो घनानंद था उसमें एक ब्राह्मण जो थे जिनका नाम था कौटिल्य, यह वहां पर उनको अपमानित करके घनानंद ने निकाल दिया था और घनानंद जो है उसी समय प्रतिज्ञा लेता है कि हम इस वंश को समाप्त कर देंगे। और जब वह इसी तलाश में आगे बढ़ते हैं तो चोर सिपाही का खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें मिलते हैं और मौर्य वंश का स्थापना उसी टाइम हो जाता है। अब मौर्य वंश का जो स्थापना होता है वह 322 ईस्वी पूर्व में किया जाता है। कब? 322 ईस्वी पूर्व में किया जाता है। अब मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईस्वी पूर्व से शासन करता है और 298 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। कहीं कहीं 92 भी मिलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र आता है और उसका नाम रहता है बिंदुसार। अब बिंदुसार जो है वह शासन करता है 298 ईस्वी पूर्व से, या कहीं कहीं 292 ईस्वी पूर्व से मिलेगा 273 ईस्वी पूर्व, लेकिन कहीं कहीं 269 ईस्वी पूर्व भी मिलता है। और ऐसा इसलिए लिखा जाता है 269 ईस्वी पूर्व क्योंकि कई ऐसे अभिलेख है उसमें से ऐसा मिलता है कि वह जब राजा बनता है उसके 8वें वर्ष, मतलब 269 ईस्वी में वह राजा बनता है। कौन? अशोक। और उसके 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। तो इस हिसाब से 269 ही सही होना चाहिए। अब उसका बिंदुसार का बेटा अशोक यहाँ शासन करता है 269 ईस्वी पूर्व से 245 ईस्वी पूर्व तक। इसके अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री रहते हैं। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। दोनों को यह श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज देता है। यह था मौर्य वंश।
अब इसके बीच में काफी वंश आते हैं, लेकिन हम उसका चर्चा नहीं करेंगे और काफी चैप्टर के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे एक और वंश है जो काफी इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, और वह वंश है गुप्त वंश। वह कौन सा वंश है? गुप्त वंश, जिसका स्थापना 240 ईस्वी में होता है। अब ईस्वी आ गया। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का पुत्र जो था वह था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र जो था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। यह महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण किया था। यहां से क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, और यह विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट आता है, चूंकि 2019 का क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो 1 2 3 अशोक हुआ आंसर। तो इस प्रकार हम इसका वंशावली इसलिए लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का तीसरा शासक कौन था, तो आप आसानी से इस चार्ट के माध्यम से, यदि आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो इस चार्ट के माध्यम से आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। चूंकि इतिहास में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ वंश से भी क्वेश्चन आते हैं कि मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था, तो गुप्त वंश का 5वां शासक कौन था। तो आप इस के माध्यम से आप काफी अच्छा से समझ सकते हैं। अब हम जिस ट्रिक का बात करने जा रहे हैं, आप ऊपर में देखे होंगे हेडलाइन कि मेरा एक था जो ट्रिक है, वह ट्रिक का नाम हम दिए हैं बाहुबली ट्रिक, कि उस ट्रिक के माध्यम से आप महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है, काफी आसान ट्रिक है, और आपकी सुविधा के अनुसार ही हम बनाए हैं इस ट्रिक को, इसीलिए इसका नाम, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो इस ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए इसका नाम हम बाहुबली ट्रिक दिए हैं। और यह ट्रिक क्या है? तो यह ट्रिक है A3 C1 G1 M3 या K4 M3 P1 S1 V2। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा ट्रिक है, लेकिन एकदम आसान ट्रिक, इससे आसान और कोई भी ट्रिक नहीं हो सकता है 16 महाजनपद को याद करने का। अब देखिए कैसे। A3 कहने का मतलब यह हुआ कि आज से होने वाला 16 महाजनपदों में आ से होने वाले 3 नाम हैं। कौन कौन है? तो अंग, अवंती, अस्मक, 3 हो गया। C1 का मतलब हुआ चेदी, सी से होने वाला एक नाम है वह चेदी। G1 हो गया मतलब गंधार। K4 का मतलब यह हो गया कि K से होने वाला 4 नाम है, तो वह कौन कौन सा है? तो काशी, कौशल, कंबोज, कुरु। देखिए 4 नाम आ गए। हम इस सिर्फ K4 के माध्यम से दिमाग में आ गया कि K से होने वाला 4 नाम आद है, तो हम उसको लिख सकते हैं। M3 का मतलब क्या हुआ? मगध, मत्स्य, मल। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से लिख लिया आप तीनों का नाम। P1 का मतलब क्या हुआ? पंचाल। S1 का मतलब क्या हुआ? सूरसेन। V2 का मतलब हुआ वजी और वत्स। अब गिन करके आप देख लीजिए कि 16 हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए कितना आसान तरीका था हमारा, इसीलिए इसका हम नाम दिए हैं
मगध साम्राज्य के जितने भी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, इस ट्री का नाम है बाहुबली ट्रिक। आज आपने देखा कि इस ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से हम 16 महाजनपदों को याद रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि यह ट्रिक हमारा, देखिए बस इसको याद रखना है, A3C1 G1 K4 M3 P1 H1 V2, बस इतना याद रखना, आपको 16 महाजनपद सभी याद रह जाएंगे। आज का हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा अगला वीडियो आएगा कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, और लास्ट एग्जाम टाइम में आपको इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष का हमारा यह अनुभव रहा है। तो आप यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।